Welcome back, students. So today we are going to discuss the unit of macroeconomics, that is money and banking. देखो होता क्या है, कुछ बुक्स आपकी ऐसी हैं, कुछ पब्लिकेशन ऐसे हैं जिसमें मनी का चैप्टर आपको अलग गिवन है और आपका बैंकिंग का चैप्टर अलग गिवन है, लेकिन होती है पूरी एक यूनिट है जिसका नाम क्या है, मनी एंड बैंकिंग। अगर मैं बात करूं आपकी कि सिलेबस में कितने मार्क्स की है टोटल यूनिट, ये आपकी 6 मार्क्स की यूनिट है, मतलब 40 मार्क्स की आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो 6 मार्क्स का पोर्शन आएगा वो आपका किसमें से आएगा, मनी एंड बैंकिंग में से। ये बात समझ में आई। अब देखिए ये यूनिट जो है आपकी मनी एंड बैंकिंग, पहले आपका सिलेबस इसमें काफी ज्यादा था मनी का, कि मनी की डेफिनेशन आती थी आपके, मनी के बार्टर सिस्टम आता था, बार्टर सिस्टम के फीचर्स, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस, मनी की फंक्शन, तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अब वो सिलेबस से कट हो चुकी है। ठीक है, कुछ बुक्स में अब भी गिवन है लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जो बिल्कुल इसमें सिलेबस के बिल्कुल अप टू डेट है उसके अकॉर्डिंग आपको कराएंगे। तो देखिए जो आपका पहली क्वेश्चन इसमें बनता है वो क्या है, व्हाट इज मनी। अब मनी आई, ये चीजें मनी से पहले होता क्या था, देखो हमने कोई एक्सचेंज करते थे, आपने पढ़ा भी होगा पहले कि जब पैसा नहीं होता था, है ना, कोई फॉर्म नहीं होती थी मनी की, तो पहले क्या होता था कि लोगों के पास होता क्या था, लोगों के पास कमोडिटी होती थी। क्या होती थी, कमोडिटी, कोई भी चीज होती थी। मुझे सामान चाहिए तो मैं सामान कैसे खरीदता था कि भाई तू ये मेरा सामान ले ले और मुझे अपना सामान दे दे। तो दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। व्हेन वी एक्सचेंज गुड्स फॉर अनदर गुड्स विदाउट यूजिंग मनी इज नोन एज बार्टर एक्सचेंज। जब आप एक गुड्स के बदले गुड्स खरीदते हो उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, दैट इज बार्टर एक्सचेंज। अब बार्टर एक्सचेंज में देखो प्रॉब्लम आती थी, कुछ प्रॉब्लम क्या आती थी कि एक मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि आप किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को एसेस नहीं कर सकते थे कि कितनी वैल्यू का है, दूसरे प्रोडक्ट का कितनी वैल्यू का है, तो उसमें डिफिकल्टी आती थी। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा क्या है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप हर एक प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल मुझे ना क्या करना है कि मुझे ये प्रोडक्ट एक्सचेंज करना है दूसरे प्रोडक्ट से, ठीक है। अब उस पर्सन को भी तो मेरे प्रोडक्ट की नीड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या है, 2 पर्सन है आपके पास, ए और बी, और एक पर्सन है सी। ए जो पर्सन है उसके पास है राइस, मैं यहां पे लिख देता हूं, जो ए पर्सन है उसके पास क्या है, राइस। बी पर्सन के पास है वीट, और सी पर्सन के पास है आपका शुगर केन। ठीक है, सारी कॉमोडिटीज है हमारी। अब ए पर्सन को राइस है लेकिन ए पर्सन को चाहिए शुगर केन, तो ए वाला पर्सन ने सी पर्सन को अप्रोच करा, पर्सन ए ने किसे अप्रोच करा, पर्सन सी को, कि आप राइस ले लो मुझे शुगर केन दे दो। अब ये एक्सचेंज तभी तो पॉसिबल होगा कि जिसके पास शुगर केन है उसे राइस चाहिए, लेकिन जो शुगर केन वाला था उसे राइस चाहिए ही, उसे क्या चाहिए, उसे वीट चाहिए। अब जो सी पर्सन है उसने इसे मना कर दिया। क्या मना कर दिया ए पर्सन को, भाई कि मैं तो तुझे नहीं दूंगा शुगर केन, क्योंकि तू मुझे बदले में क्या दे सकता है, राइस, और राइस की उसे रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो ऐसा क्या था, ऐसे कुछ प्रॉब्लम थी जो हमारी बार्टर एक्सचेंज में आती थी। तो उन सब चीजों को देखते हुए मनी का इवोल्यूशन हुआ। आपकी मेटेलिक मनी आई, आपकी पेपर मनी आई, आपके कॉइन्स आए, आपकी अब प्लास्टिक मनी आ रही है। अब कार्ड वगैरह यूज करते हो ना आप, तो उसे बोलते हैं प्लास्टिक मनी। तो ऐसे मनी का इवोल्यूशन हुआ। अब देखिए मनी होता क्या, मनी की डेफिनेशन से मेरा अगर क्वेश्चन में आपकी आई भी, इसमें से 1 मार्क्स का मेनली क्वेश्चन बनता ज्यादा। आपका क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज मनी, इतनी डेफिनेशन लिख दोगे फुल मार्क्स मिलेंगे। व्हाट इज मनी सप्लाई, इतनी डेफिनेशन लिख दोगे फुल मार्क्स मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में आपको टू द पॉइंट लिखना होता है, आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं। आज समझ में। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, मनी क्या है, anything which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and means of standard of deferred payment। मतलब कोई भी वो चीज जो आपकी जनरली एक्सेप्ट करते हैं हम एक्सचेंज करते वक्त, ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, की जब भी हम एक्सचेंज करेंगे जनरली आप क्या एक्सेप्ट करते हो, आप मनी एक्सेप्ट करते हो, आपके कॉइन, आपके चेक, आपके नोट्स। तो यही हमारा क्या है, एक तरह से मनी है। मेजर ऑफ वैल्यू जिसे हम इजीली मेजर कर सकते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम स्टोर भी कर सकते हैं, है ना, एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट होता है क्या, देखो कि फिलहाल मैंने आज किसी से पैसा लिया और उसकी पेमेंट बाद में कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, डेफर्ड पेमेंट। तो आपको सिंपल इसकी डेफिनेशन याद करनी है। क्या से डेफिनेशन है इसकी, कि मनी इज एनीथिंग विच जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो ये आपकी एक पूरी डेफिनेशन बनती है 1 मार्क्स की, व्हाट इज मनी। अब देखो इसमें मनी के बाद एक आप जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मेनली तो आपका यही पूछा जाता है कि व्हाट इज मनी सप्लाई। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए क्या है मनी सप्लाई, टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम
इन एन इकोनॉमी। ठीक है, आपकी इकोनॉमी में देखो क्या बताया इसने, टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। ठीक है, आपकी इकोनॉमी में जितना भी टोटल स्टॉक ऑफ मनी है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, टोटल स्टॉक से मतलब क्या यहाँ पे कि यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब फॉर एग्जांपल आपका कि दिसंबर 2020 इस तरह करके, आपका फिलहाल क्या चल रहा है, आपका मई 2020 चल रहा है, तो अगर हम बात करें कि आपका मार्च 2020 इस डेट को, तो ये क्या बात होगी, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो मनी सप्लाई की डेफिनेशन क्या है कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है। आप ये समझ, कंसेप्ट है ये आपका स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक कंसेप्ट से मतलब क्या है, जब हम किसी एक चीज की वैल्यू को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टॉक। दो तरह के आप इसमें कंसेप्ट हो रहे हैं, होता है आपका फ्लो, एक होता है आपका स्टॉक, जिसमें हम टाइम डायमेंशन देखते हैं कि इतने टाइम की बात, कि एक मंथ में, एक साल में, 2 साल में, 5 साल में, तो ये तो हमारा टाइम डायमेंशन, इसे तो बोलते हैं फ्लो। और जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल एट 31 मार्च 2020 है ना, तो ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया हमारा स्टॉक वेरिएबल। तो जो बात करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मनी स्टॉक कंसेप्ट, वही हमारा क्या है, मनी सप्लाई। उसका दूसरी बात देखो, मनी इंक्लूड मनी हेल्ड बाय पब्लिक, कि जो मनी सप्लाई है उसमें केवल हम वो वैल्यू इंक्लूड करेंगे जो पब्लिक ने हेल्ड कर रखी, मतलब जो पब्लिक के पास पैसा है। आपका पैसा ये भी तो ना, देखो गवर्नमेंट भी पैसा रखती है, आपका बैंक्स भी पैसा रखते हैं, तो इसमें हमें केवल कौन सा पैसा लेना है, जो पैसा केवल किसका है, पब्लिक का, क्योंकि यहाँ पे खुद लिखा है कि द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। बात समझ में आई? अब देखो इसे मेजर कैसे करते हैं, आपको ये बस अल्टरनेटिव मेजर इनके ध्यान रखने। मेजर पहला क्या है, M1। M1 मतलब मनी सप्लाई को आरबीआई ने मेजर करने कुछ पॉइंट्स बनाए, तो उसमें पहला क्या है, M1 C प्लस DD प्लस OD। C से मतलब क्या है यहाँ पे, करेंसी। D से मतलब क्या है, डिमांड डिपॉजिट। OD से मतलब क्या है, अदर डिपॉजिट। C करेंसी, D डिमांड डिपॉजिट, OD अदर डिपॉजिट। अब देखो करेंसी क्या होता है, करेंसी इंक्लूड्स कॉइन एंड नोट। करेंसी इंक्लूड्स कॉइन्स एंड नोट, कि जितनी भी करेंसी, कोइन की आपकी करेंसी बात करें, आपके पास जेब में क्या मिलेगा, या तो आपके पास कोइंस मिलेंगे सिक्के, या आपके पास नोट मिलेंगे। अब कोइन कितने का होता है, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, है ना, ये आपके किस क्या है, कोइन हो गया 10 रुपए के। अब इसी तरह आपका नोट होते हैं, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, आपका 10 रुपए का, आपका 20 का है, फिर उसके बाद 50 का है, फिर 100 का है, फिर आपका कितने का है, 2000 का है, अब 500 का भी आ गया है ना। तो ये हमारे हैं क्या कि 500 का नया नोट, डिमोनेटाइजेशन होता है ना आपका, कि आपके 1000 के और 500 के नोट बंद कर दिए थे, जिसमें 1000 तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया था, वो तो वापस ही नहीं आया, लेकिन 500 के नए नोट छाप दिए थे। बात समझ में? तो सारे हमारे क्या है, ये हमारे नोट्स हैं। तो करेंसी क्या इंक्लूड करती है, ओनली कोइंस एंड नोट। अब देखो करेंसी, और इसे क्या बोला जाता है, इसे फेट मनी बोला जाता है, लीगल टेंडर मनी बोला जाता है। तो M1 का जो पहला पॉइंट वो क्या है, करेंसी। करेंसी में केवल आपके क्या आएंगे, कोइंस, और आपके आएंगे नोट्स। आपको बता दे, देखो जितने भी आपके कोइंस होते हैं, सारे के सारे कोइंस, 1 रुपए का कोइन, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जितने भी आपके कोइंस है, वो सारे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है। मतलब जितने भी बनाएगी ना सारे सारे कोइन, ये कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और साथ साथ 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट देखा होगा आपने, तो 1 रुपए का नोट और सारे के सारे सिक्के कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और बाकी बचे हुए जितने भी नोट हैं, मतलब 1 का नोट मैंने हटा दिया, तो कौन सा नोट बचा आपका, 2 का, है ना, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, आपका 100 का, 500 का, 2000 का। ये सारे नोट कौन छापेगी, ये आरबीआई छापता है आपका। ध्यान रखना, जितने भी सारे नोट आरबीआई छापते हैं उस पर गवर्नर के साइन मिलेंगे आपको। और जो 1 रुपए का नोट आपका कौन छापता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन मिलेंगे। इतनी बात क्लियर है? एक और बात बता दूं, ये देखो कि आरबीआई कितने तक का नोट छाप सकती है। आरबीआई आपका अगर चाहे तो 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकती है, और गवर्नमेंट 1,000 रुपए तक का सिक्का छाप सकती है, मतलब सिक्का बना सकती है, छाप नहीं सकती, मिंट कर सकती है सिक्का। बात समझ में आई? तो ये आपका करेंसी इंक्लूड करता है। उसके बाद देखो डीडी। डीडी क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक कैन बी इनकैश्ड बाय इशूइंग चेक ऑन डिमांड। देखो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, 2 तरह के बैंक होते हैं आपके, एक सेंट्रल बैंक, एक कमर्शियल बैंक। आरबीआई तो हमारा कौन सा बैंक है, सेंट्रल बैंक। और बाकी जितने भी बचे बैंक, आपका एसबीआई, आपका पीएनबी, आपका एचडीएफसी, आपका
शिवालिक, आपका जितने ओरिएंटल, तो ये सारे कौन से बैंक है? ये कमर्शियल बैंक है। अब कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा पब्लिक का पड़ा है और वो हम इन कैश करवा सकते हैं बाय इशूइंग चेक और बाय ऑन डिमांड, कि जब अगर हम अपने चेक इशू करें पर डिमांड पे हम उस पैसे को विड्रॉ करा सकते हैं। किससे? कमर्शियल बैंक से। मतलब आप कमर्शियल बैंक में आपका वो पैसा जिसको आप इजीली कैश चेक से निकलवा सकते हैं, आपकी डिमांड पे वो निकाला जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। कई बार इसका भी एक मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? तो डिपॉजिट हेल्ड बाय पब्लिक, डिपॉजिट ऑफ पब्लिक हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक विच कैन बी इन कैश बाय इशूइंग चेक और डिमांड। या आपका पब्लिक का जो पैसा जो कमर्शियल बैंक के पास पड़ा है और कमर्शियल बैंक से हम उसे विड्रॉ करा सकते हैं अपनी डिमांड पे या फिर चेक इशू करके। ठीक है, ये भी एक तरीके से मनी सप्लाई का ही काम करता है, क्योंकि इसे इजीली आप एक्सचेंज में यूज कर सकते हो। उसके बाद देखो ओडी, वो क्या होता है? अदर डिपॉजिट, डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद आरबीआई। कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपके, फॉरेन गवर्नमेंट है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, अगर उनका कुछ पैसा आरबीआई के पास पड़ा है उसे हम अदर डिपॉजिट में इंक्लूड करते हैं। तो आपको बताया, अगर पूछे व्हाट इज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई की डेफिनेशन और कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई या मेजर ऑफ मनी सप्लाई, हम मनी सप्लाई को कैसे मेजर कर सकते हैं? तो तीन चीजें ऐड करेंगे, एक सी मतलब करेंसी, डी मतलब डिमांड डिपॉजिट, ओडी मतलब अदर डिपॉजिट। ये बात समझ में आई आपको यहाँ को? उसके बाद देखो ये अल्टरनेटिव मेजर है, आपको केवल इनके नाम याद रखने, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, केवल इनके नाम याद रखने। देखो है क्या वो? M2 का क्या है? M1 मतलब ये सारी चीजें, प्लस क्या करेंगे उसमें? सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। अगर पोस्ट ऑफिस के पास कोई सेविंग डिपॉजिट है पब्लिक का, वो ऐड कर देंगे। M3 क्या होता है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। M1 मतलब ये सब चीजें और उसमें नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक ऐड कर दोगे तो आपको M3 बन जाएगा। मतलब आपकी अल्टरनेटिव मेजर आरबीआई इन्हें भी यूज करती है कि मार्केट में पैसा कितना जा रहा है, मार्केट में पैसा कितना है, उस चीज को देखने के लिए। M4 क्या होता है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NSC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। कि M3 मतलब ये वाली वैल्यू और इसमें अगर हम क्या प्लस कर दें? टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, और उसमें से क्या निकाल दें? NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आपको इसके केवल पॉइंट याद रखने हैं और मेन आपको केवल ये पढ़ना है, C प्लस DD प्लस OD। अगर कोई पूछे कि मनी सप्लाई को हम कैसे मेजर कर सकते हैं तो M1 का मेजर क्या है? C प्लस DD प्लस OD। क्वेश्चन आपका केवल यही बनता है, व्हाट इज मनी सप्लाई एंड कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो कंपोनेंट में आपको केवल M1 लिख के C को एक्सप्लेन कर देना, DD को एक्सप्लेन कर देना और OD को एक्सप्लेन कर देना, बिल्कुल टू द पॉइंट, वो आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये आपका मनी सप्लाई का कंसेप्ट है। मनी सप्लाई आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि मार्केट में पब्लिक के पास कितना पैसा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के पास कितना पैसा, उससे क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। उसके मेजर क्या है? C करेंसी, DD डिमांड डिपॉजिट, OD अदर डिपॉजिट। इन सबको अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी? मनी सप्लाई। अब मार्केट में कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए? गवर्नमेंट ही चाहेगी ना कि मार्केट में भाई पैसा ज्यादा फ्लो करें, कम फ्लो करें। अब मार्केट में इतनी मनी सप्लाई होनी चाहिए कि ना तो वो इन्फ्लेशन की कंडीशन को क्रिएट करे, ना ही वो डिफ्लेशन कंडीशन को। मतलब ना तो मनी फ्लो इतना ज्यादा हो जाए कि आपकी इन्फ्लेशन कंडीशन हो जाए और ना ही मनी फ्लो इतना कम हो कि आपकी डिफ्लेशन की कंडीशन रहे। तो एक आइडियल मनी सप्लाई अगर क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडियल मनी सप्लाई दैट मस्ट बी डन बाय एनी कंट्री, ठीक है, तो आप बोलोगे क्या कि मनी सप्लाई उतनी आइडियल होनी चाहिए जो ना कि आपकी इन्फ्लेशन की सिचुएशन को क्रिएट करे और ना ही आपकी डिफ्लेशन की सिचुएशन को क्रिएट करे। दैट्स ऑल।